आज मैं आपसे सेक्शन 14 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी दिया हुआ है, उस रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को आपको समझाने की प्रयास करता हूं। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो मूलभूत सिद्धांत है वो उस पर काम करता है ये कि किसी भी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि वो अपनी संपत्तियों की ऐसी व्यवस्था कर दे जिससे कि परपेचुअल पीरियड, हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए या एक अनिश्चित काल के लिए उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हितग्रस्त हो ही ना पाए, ऐसी व्यवस्था वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वो एक निश्चित समय तक रोकना चाहता है तो धारा 14 उसे एक निश्चित समय तक ओनरशिप या वेस्टेड इंटरेस्ट को रोक सकता है, हैंग कर सकता है, किसी के फेवर में क्रिएट ना भी करे। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि वो अंतरण ऐसा ना हो जो हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए आगे प्रॉपर्टी की ट्रांसफरेबिलिटी को ही रोके। क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी प्रॉपर्टी का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक, एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है और उसके कारण एक व्यक्ति के अंदर क्रय शक्ति पैदा होती है। संपत्ति इसलिए आवश्यक है कि वो क्रय शक्ति पैदा करती है और किसी भी समाज में जितने अधिक से अधिक लोगों के पास क्रय शक्ति होगी, उस देश की, उस समाज का स्तर, अर्थव्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छी होगी और सब कुछ बिल्कुल स्मूथली जा रहा होगा। लेकिन ऐसी लिबर्टी ट्रीटी एक्ट आपको नहीं देता कि आप ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि परपेचुअल पीरियड के लिए किसी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट ना हो, मतलब वो हमेशा जैसी है वो वैसी ही पड़ी रहे। तो जब किसी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होंगे, ट्रांसफर इस प्रकार किया है कि किसी के फेवर में भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी स्टैग्नेंट हो जाएगी, और अगर प्रॉपर्टी स्टैग्नेंट हो जाएगी तो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी खत्म हो जाएगी, और ट्रांसफरेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो ये सोशल पॉलिसी के अगेंस्ट में जाता है। इससे धीरे धीरे अगर हर व्यक्ति ऐसी ही व्यवस्था अपनी संपत्तियों की करने लगा तो सारी संपत्तियां स्टैग्नेंट हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, ट्रांसफरेबिलिटी खत्म जब हो जाएगी तो फिर सारी प्रॉपर्टी स्टैग्नेंट होकर एक दिन सारी संपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ये एक सोशल पॉलिसी है कि प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी का बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस हम पढ़ेंगे, किसी दिन आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पर लेक्चर देंगे तब बताएंगे कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे मैं एक लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि प्रॉपर्टी वर्ड क्या है। बेटा, मैं पहले एक इलस्ट्रेशन आपको देता हूं, उसके बाद फिर आपसे बात करूंगा। इलस्ट्रेशन ऐसे है कि ए में एक प्रॉपर्टी बी को दी फॉर लाइफ, और ये लिविंग पर्सन है। फिर इसके बाद भी सी को फॉर लाइफ, ये भी लिविंग पर्सन है। उसके बाद भी डी को, ये अनबोर्न है। उसके बाद भी ई को, ये भी अनबोर्न है, और इनको भी फॉर लाइफ, इनको भी फॉर लाइफ। अब अगर हम सेक्शन 13 को देखें तो आप पाएंगे कि ये जो डी है ये अनबोर्न है, और मैं शायद सेक्शन 13 में आपको बता चुका हूं कि अनबोर्न के फेवर में लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किए जा सकते। यहां आप इस उदाहरण में देख रहे हैं दो अनबोर्न है और दोनों को ही लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट किए गए।
लिविंग पर्सन्स के फेवर में आप लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मगर अनबोर्न के फेवर में किसी भी प्रकार से आप लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सेक्शन 13 आपसे ऑलरेडी कह चुका है कि अनबोर्न के फेवर में किया गया ट्रांसफर जब भी वैलिड होगा जब ट्रांसफरर के जितने भी राइट है वो ट्रांसफर में जाकर अनबोर्न में जाकर वेस्ट उसी, और अनबोर्न जिस दिन बर्थ ले लेता है उस दिन वो राइट उसमें वेस्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। ठीक है, लेकिन अब चलिए थोड़ी देर के लिए हम यहां तो पूरा ट्रांसफर ही बेकार हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर से इसको पिक्चर से हटा लेते। अब फिर भी लिखा है फॉर लाइफ और ये अनबोर्न है, अब भी ये 13 से है ना, तो भी ये वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए। अब सेक्शन, एक तो लिविंग पर्सन्स और लिविंग पर्सन्स के जो इंटरेस्ट हैं उनके सीज होने से पहले, खत्म होने से पहले अनबोर्न का बर्थ हो जाना चाहिए। अब यहां तक तो हम सेक्शन 13 देख रहे हैं, बराबर 13 में भी लिखा है कि प्रायर इंटरेस्ट की सीज होने से पहले अनबोर्न का बर्थ हो जाना चाहिए, और सेक्शन 13 कहता है अनबोर्न वूम में भी अगर आ जाता है तो इंटरेस्ट वेस्ट हो जाते हैं, बस वेट किया जाता है उतने समय तक कि वो पैदा कब तक हो रहा है। अगर वो डेड पैदा हुआ तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर वो लिविंग पैदा हुआ फिर वो कितने समय तक जीवित रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिविंग पैदा हुआ, जीवित पैदा हुआ, उसमें इंटरेस्ट वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर अब ए ने क्या किया है, ए ने ये लिखा है कि डी और सी अपने लाइफ टाइम तक यूज करेंगे, और सी के बाद डी को जो आज अनबोर्न है, एट द डेट ऑफ ट्रांसफर अनबोर्न, एट द डेट ऑफ ट्रांसफर ये अनबोर्न है। अब ए ने लिखा कि इसको प्रॉपर्टी डी को प्रॉपर्टी 20 इयर्स पर मिलेगी, उसमें इंटरेस्ट वेस्ट, इसमें स्वामित्व तब निहित होगा जब ये 20 वर्ष का हो जाए, तो ये ट्रांसफर परपेचुइटी से फेल। अब अगर ए चाहता है कि हम सेक्शन 20 को अवॉइड कर, कि उसे हम बर्थ पर नहीं देना चाहते, बर्थ पर नहीं देना चाहते, तो हम क्या करेंगे, बर्थ पर नहीं देना चाह रहे तो फिर हमें वी वुड हैव टू फिक्स एन एज, हमें उसकी एक उम्र तय करनी पड़ेगी कि किस उम्र पर उसमें निहित होंगे, हमें वो इंटरेस्ट भी टाइम बताना पड़ेगा, वो टाइम 18 साल से अधिक नहीं हो सकता, अर्थात अजन्मे वो जन्म पर नहीं देना चाहता कौन, ट्रांसफर, तो वो कितने अधिकतम समय तक रोक सकते हैं, ये 14 कहता है वो रोक सकता है लाइफ टाइम तक, एक से अधिक व्यक्ति को लाइफ टाइम तक, फिर उसके बाद जिस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी नहीं है, पूर्ण हित, कंप्लीट इंटरेस्ट जिस व्यक्ति को मिलना है, वो इनमें से अंतिम हित के समाप्त होने के समय, बी और सी के राइट खत्म होते समय उसे एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, फिर भले वो भूल में आ गया हो तब भी एग्जिस्टेंस में ही माना जाए। ठीक है, अच्छा अब आइए डी, इसको एक जो ट्रांसफरर है इसको बर्थ पर नहीं देना चाहिए,
ठीक है, वो देना चाहता है। अगर हम 40 इयर्स का होने पर डी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाए, कितने 14 है, ठीक है, ये वैलिड है। अगर ये रोकना चाहता है ट्रांसफर, तो अधिकतम पीरियड इस अजन्मे का वयस्कता का काल है, पीरियड ऑफ मेजॉरिटी। तो ये मेजर कितने साल पर हो जाएगा? 18। तो अगर ये 18 पर मेजर होगा तो 18 ईयर या उससे पहले, उसमें अगर वेस्ट होने के लिए ट्रांसफरर ने लिखा है कि एब्सोल्युटली इसमें वेस्ट हो जाएगी, 14 साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, 16 साल का हो जाएगा, 17 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, ये सब वैलिड है। लेकिन अगर वो वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इसकी मेजोरिटी के पीरियड, मेजोरिटी के बाद किसी पीरियड के लिए, जैसे कि डी को इंटरेस्ट 20 इयर्स पर मिलेगी, यहां इसने डी मैक्सिमम कितना रोक सकते थे? 18, लेकिन आपने कहा रोका 20 तक। ये ट्रांसफर वॉइड एबोलिशन, ये पूरा फेल। हाँ, 18 तक रोक सकते हो। अब मैं बेरे पढ़ के आपको एक एक चीज समझाता हूं, देखिए। कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता। नेगेटिव है, शुरू में नेगेट कर दिया कि ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के और क्या लिखा है, किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के समय, कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो। किस कालावधि के समय? प्रायर इंटरेस्ट, ये पीरियड, इसके समाप्त होने के समय ये अस्तित्व में हो। और जिससे यदि वह पूर्ण वय प्राप्त करे, यदि 18 साल का हो जाए, पूर्ण वय प्राप्त करे, पूर्ण वय प्राप्त करे, तो वह स्वस्थ हित मिल रहा हो। अप्राप्त वयता के पश्चात प्रभावी होना है। वयस्कता पर इसे पूर्ण हित मिलना है, लेकिन अगर वयस्कता के पश्चात कोई पीरियड निश्चित कर दिया गया है, 18 या उससे पहले मिल जानी चाहिए, 18 के बाद अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, तो ये ट्रांसफर माना जाएगा कि परपेचुइटी से अफेक्टेड हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अगर सी मर जाता है, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए बी यूज कर रहा है और सी की डेथ हो जाती है, बी से सी दे जाता है। इनका इन हितों में से इनके खत्म होने के पहले, ये दोनों सी पहले मर गया और बी बाद में मर गया, दोनों खत्म हो गए, उस समय इसको एडजस्टमेंट में होना चाहिए। ये अगर पैदा नहीं हुआ है तो ट्रांसफर यहीं से कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक एग्जिस्टेंस में आ चुका है और इसे मेजॉरिटी पर पूरा राइट मिलना है। अगर ट्रांसफरर ने ये लिख दिया है कि मेजॉरिटी के पश्चात इसको राइट मिलेंगे, आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी he shall get the complete interest, the transfer shall be treated as void due to the rule of perpetuity। ये माना जाएगा कि आपने परपेचुअल पीरियड के लिए ओनरशिप को हैंग कर दिया।